जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आज सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इस बार आपका सपना जरूर साकार होगा दोस्तों, आपको एक सीट मिलेगा ही मिलेगा। है ना, लोग कहते हैं ना दोस्तों कि ना किसी के बराबरी करना है, ना किसी से आगे जाना है। ना किसी के बराबरी करना है, ना किसी से आगे जाना है। बस कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलना है। तो इस बार जो है बीएसएससी सीजीएल 4 का एक सीट जो है सचिवालय साहब का आपका नाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस किताब को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस किताब में क्वेश्चन का लेवल जो है दोस्तों बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर पढ़िएगा। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि 2000 सब्सक्राइबर पूर जाए। ठीक है, हम भी अच्छे से मेहनत कर पाए दोस्तों आपके लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों ताकि 2000 आराम से पूर जाए। ठीक है दोस्तों, और इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे किताब का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घ निकाय और महावस्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित में किसके बारे में बताती है? राइट आंसर होगा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के बारे में। ठीक है, दीर्घ निकाय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दीर्घ निकाय में सूत पिटक के प्रथम 5 निकाय या फिर संग्रहों पर आधारित बौद्ध धर्म संबंधी एक पुस्तक है। इसमें जो है 2 दर्जन से अधिक, मतलब 24 से अधिक जो है व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। अगर हम महावस्तु की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें लगभग 36 से अधिक व्यवसाय के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, मूर्ति कला की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मूर्ति कला का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बौद्ध धर्म के काल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के काल में ही जो है मूर्ति कला का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म की बात करते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध है। आप जानते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध है, इन्हें जो है एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बुद्ध का जन्म 563 बीसी 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा इसका मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जो कि पाली भाषा में दिया था। ठीक है, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मौर्य काल की वस्तु कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा दोस्तों, कहता है बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ है। ये सही है। पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, ये गलत है दोस्तों। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं को निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, ये भी सही है। इस काल में पाडू रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, हम लोग मौर्य वंश की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था घनानंद को हरा करके। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं चाणक्य हैं। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 की ओर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उदाहरण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विधवा दहन को ही सती प्रथा के नाम से भी जानते हैं। सती प्रथा अधिनियम, भारत में जो है सती प्रथा अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1829 में आया था। इसी के तहत जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। किसने लाया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में आया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में। याद रखिएगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? आपको मालूम होगा दोस्तों 1856 में आया था। किसके द्वारा? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 4 की ओर। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है?
उन्होंने उसने जो है दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। ये सही है दोस्तों। बाजार नियंत्रण अधिकारी को शाहना कहलाता था। सत्य है। बाजार व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखता था। ये गलत है दोस्तों। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है व्यापारियों को लेखा जोखा रखता था। ठीक है, रखता था। तो कथन नंबर 3 जो है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों, विचार करना है। कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा के विरोध नहीं किया था। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने परंपरावादी दार्शनिक माना गया था। ये गलत है दोस्तों। ये परंपरा दार्शनिक जो है नहीं थे। ये परंपरा दार्शनिक नहीं थे, तो ये गलत है। तो एक ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 जो है असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इस बार दोस्तों 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने में थोड़ा सा मदद कीजिएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा दोस्तों, ताकि 2000 पूर जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 की ओर। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है तबकात अकबरी। गुलबदन बेगम की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा लिखा गया किताब है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन है। हुमायूं की बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है शाहजहां के दरबारी कवि है। दरबारी कवि कहे चाहे इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार है। ठीक है, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार है। इसके द्वारा भी किताब लिखा गया दोस्तों। कौन सा किताब है? तो बादशाहनामा। बादशाहनामा का लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि शाहजहां के दरबारी इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 7। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था। अकबर के शासनकाल में चित्रकला को काफी सुनियोजित तरीके से विकसित किया गया था। चित्रकला को बनाने वाले कलाकार के लिए कारखाना और तस्वीर खाना भी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग, आप जानते हैं दोस्तों, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के शासन काल को कहते हैं। जहांगीर के शासन काल को जो है चित्रकला के स्वर्ण युग कहते हैं। अगर हम अकबर के कुछ चित्रकार के बारे में देखते हैं दोस्तों, कुछ चित्रकार के नाम देखते हैं, तो अकबर के शासन काल में कौन कौन चित्रकार था देखिएगा दोस्तों। जैसे में दसबंत हो जाएगा, दसबंत, बसावन। ठीक है, ख्वाजा अब्दुस सम्मद। ठीक है, मीर सैयद अली, ये सभी जो है अकबर के दरबार में चित्रकार थे। अगर जहांगीर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके दरबार में कौन कौन चित्रकार थे? जैसे में उस्ताद मंसूर, ये जो है पक्षी का जो है एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ठीक है, इन्होंने जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सारस के चित्र यानी साइबेरिया सारस के चित्र का किसने चित्रण किया था? तो बताइएगा उस्ताद मंसूर ने। ठीक है, एक है दोस्तों अबुल हसन, एक और है दोस्तों बिशन दास। ठीक है, बिशन दास, फारूक बेग, ये सभी जो है जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबारी में चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। शिवाजी के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। ठीक है, भूमि के नपाई रस्सी के स्थान काठ या जरीब से किया जाता था। ये बिल्कुल सत्य है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। ये भी सत्य है। भू राजस्व की लगान पूर्व में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% हो गया। सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के सभी क्या है? सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी के पहले आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कहता पहला सामुदायिक हड़ताल कब हुआ था दोस्तों?
पहला सामुदायिक हड़ताल 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे ही रौलेट एक्ट कहते हैं, रौलेट एक्ट के नाम से जानते हैं पहला सामुदायिक हड़ताल को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1930 में हुआ था। पहली भूख हड़ताल को अहमदाबाद मिल मजदूर कांड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था पहली भूख हड़ताल। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो यह 22 मार्च 1918 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो हड़ताल हुआ था 15 मार्च को हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह जो है 22 मार्च को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आशा करते हैं आप तो क्रम वाइज लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले दोस्तों। गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब की थी? गांधी जी ने कांग्रेस से अपने इस्तीफे की घोषणा कब किया था? तो 1934 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किया था, ठीक है। बेलगांव कहाँ है दोस्तों? तो बेलगांव जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। यह जो है एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। ये तो 1924 हो गया दोस्तों। 1925 में हुआ था दोस्तों कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू होगा। कानपुर अधिवेशन 1925 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ दीज। 11 का डी हो जाएगा। तो किसको हराया था दोस्तों? तो हराया था पटाभी सीतारमैया को हराया था। पटाभी सीतारमैया को जो है हराया था, ठीक है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता किया था और इसी में जो है पटाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष चुने थे। इसके बाद भी आया था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन यह 1939 में हुआ था। इसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने जीत करके अध्यक्ष बने थे, लेकिन अध्यक्षता बनने के बाद जो है कुछ ही समय में त्याग पत्र भी दे दिया था, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने के बाद जो है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इनका एक नारा था, क्या नारा था दोस्तों? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था, ठीक है। इन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना किया था, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 12 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने पैम्पलेट द आउट जारी किया है? तो पैम्पलेट द आउट जो है सी राजगोपालाचारी ने जारी किया है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने किया है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं, ठीक है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। इनका एक नारा था दोस्तों, शायद नाम सुने होंगे आप लोग, कि अंग्रेजी हमेशा और हिंदी कभी नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो ये अंग्रेजी को सपोर्ट करते थे लेकिन हिंदी एकदम विरोधी थे। तो अंग्रेजी हमेशा और हिंदी कभी नहीं, यह जो है सी राजगोपालाचारी का नारा था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों कम से कम 2000 सब्सक्राइबर पूरा करने का लक्ष्य है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक जो है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक कब लगा था? तो 1795 में सर जॉन शोर
जॉन शोर, ठीक है, सर जॉन शोर के, ये जो सर जॉन शोर के शासन काल में जो है रोक लगा था, लेकिन बाद में जो है विलियम बेटिक ने जो है पूर्णतः रोक लगा दिया था। तो याद रखिएगा, स्टार्ट किया था सर जॉन शोर ने, लेकिन बाद में जो है विलियम बेटिक ने पूर्णतः इसे सख्ती से लागू किया था। कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्णतः रोक लगा दिया था, ठीक है। सती प्रथा की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं सती प्रथा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है 1829 में हुआ था, ऊपर बता चुके हैं दोस्तों। 1829 में राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। एक है दोस्तों ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन के मदद से 1830 में किया था। किसने किया था? बेंटिक ने जो है कर्नल सलीमन के मदद से, कर्नल सलीमन के मदद से 1830 में जो है इसको प्रतिबंध लगा दिया था, यानी खत्म कर दिया था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में राजा राम मोहन राय ने किया था, और ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन के मदद से 1830 में जो इसको प्रतिबंध लगाया था। और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक जो है 1795 में सर जॉन शोर ने लगाया था, लेकिन बाद में विलियम बेंटिक ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले दोस्तों। मिलान करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलान कीजिएगा। इंडियन एसोसिएशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इसका स्थापना 1876 में हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1884 में हुआ था एम वीरा राघवाचार्य के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 में किसके द्वारा हुआ था? तो फिरोज मेहता के द्वारा हुआ था, केटी तैलंग के द्वारा, ठीक है, केटी तैलंग के द्वारा और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। ये तीन नाम इसमें है दोस्तों, फिरोज मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें तीन नाम में से एक नाम आप देख रहे हैं दिया हुआ है। पूना सार्वजनिक सभा की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका स्थापना 1870 में हुआ था एमजी रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एमजी रनाडे के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। निम्नलिखित में से अग्नि चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कहता है अग्नि चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण होता है। बिल्कुल सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सही है दोस्तों। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का काला रंग ह्यूमस और टेक्नीफेरस मैग्नीटाइट के कारण जो इसका रंग काला होता है, ठीक है। अग्नि चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। गलत है दोस्तों, अग्नि चट्टान में कभी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र तक देखा जा सकता है? तो एटलस पर्वत का विस्तार जो है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक देखा जा सकता है। हम लोग एटलस पर्वत की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जो है 2500 किलोमीटर लंबा है। 2500 किलोमीटर लंबा है, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है, ठीक है। अगर इसका सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों, तो माउंट टूबकल जो है इसका सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई 6165 मीटर है। 6165 मीटर है, ठीक है। अगर हम पिरेनीज पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है? स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है पिरेनीज पर्वत। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। बताइएगा दोस्तों कौन सा नदी होगा? तो कांगो नदी हो जाएगा, कांगो नदी या फिर जायरे नदी, ठीक है। कांगो नदी या फिर जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। अगर हम नील नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को काटता है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। अगर हम माही नदी की बात करते हैं दोस्तों, माही नदी के, तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कर्क रेखा को 2 बार काटता है। कितने बार काटता है? 2 बार काटता है, ठीक है। अगर हम लिम्पोपो नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मकर रेखा को 2 बार काटता है। मकर रेखा को 2 बार काटता है। तो याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। तो ये दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है। ठीक है।
है ना। और यह जो है उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसी महासागर में यूरेशियन बेसिन स्थित है, यूरेशियन बेसिन। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों बहुत बार, यूरेशियन बेसिन जो है किस महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो ये मतलब यह जो है बेरिंग जल डमरू मध्य को जो है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 19 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धाराएं कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं, ये भी सही है। लेब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा, गलत है दोस्तों। ये लेब्राडोर जो है गर्म नहीं होकर के ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। आइए दोस्तों कुछ गर्म जलधारा और कुछ ठंडी जलधारा के बारे में बात करते हैं। हम गर्म जल धारा के नाम लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे में गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ब्राजील अलास्का, तो गल्फ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ब्राजील और अलास्का ये सभी जो है गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। अगर हम ठंडी जलधारा की बात करते हैं दोस्तों, तो लेब्राडोर, कनारी, हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट। फिर हो जाएगा दोस्तों बेंगुएला, ये सभी जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि कौन सा जलधारा ठंडी है, कौन सा मतलब गर्म है, तो छाटने के लिए देता है, तो इसको आप याद रखिएगा, तो छाट लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइएगा। कहता है तलनंदा नहर का उद्गम महानदी से हुआ है, तलनंदा नहर का उद्गम जो है महानदी से हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलता है, ये गलत है दोस्तों। त्रिवेणी नहर सोन नदी से नहीं निकल करके गंडक नदी से निकलता है, ठीक है, गंडक नदी से निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित दोस्तों, ये जो है त्रिवेणी नहर जो है बिहार के चंपारण में स्थित है, बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। गंडक नदी को आप जानते हैं दोस्तों कि नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, नारायणी नदी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 21 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है, देखिएगा। कहता भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, ये सही है। ऐसे क्षेत्र में स्वयं शासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरों में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, ये भी सही है। ऐसे इलाके की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रहे हैं, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। इसका गठन की बात करते हैं दोस्तों, इसका गठन जो है 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जो है इसका गठन किया गया था। इसका नेतृत्व करता कौन है दोस्तों, बीपीसी, याद रखिएगा दोस्तों, बीपीसी ने जो है इसका जो है नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 की ओर, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर, एल.एम. सिंघवी समिति के जो है एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर जो है इसका मतलब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति की बात करें दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1986 में हुआ था, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, ठीक है। हम लोग पंचायती राज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में किया गया है, अनुच्छेद 40 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 243 में जो है पंचायती राज संबंधी सभी चीज के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में भाग 9 में
भाग 9 में तथा अनुसूची अनुसूची 11 में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुसूची 11 में। पंचायती राज संबंधी कुछ समिति भी है दोस्तों, जैसे में बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 57 में गठन हुआ था। इन्होंने जो है त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश किया था। ठीक है, एक होता है दोस्तों अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1977 में हुआ था। इन्होंने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की ओर। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान की आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है पंचायती राज में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार पंचायती राज में जो है महिलाओं का आरक्षण जो है 50% है। ध्यान रखिएगा, बिहार पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 50% है। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं। पंचायती राज संबंधी कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जैसे में अनुच्छेद 243 के बी, अनुच्छेद 243 का बी, इसमें जो है पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 का सी, इसमें जो है पंचायतों के संरचना का उल्लेख किया गया। पंचायतों के संरचना का उल्लेख 243 के सी में है। 243 का डी, इसमें जो है सीटों के आरक्षण से संबंधित है। सीटों के आरक्षण, जो कि अभी ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, महिलाओं को सीटों का आरक्षण जो है पंचायती राज में खासकर बिहार में जो है 50% है। ठीक है, 243 के ई के बारे में देखते हैं दोस्तों। 243 का ई, इसमें क्या किया गया दोस्तों? पंचायतों के जो है कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 243 का जी, इसमें जो है पंचायत के शक्ति के बारे में, पंचायत के शक्तियां के बारे में उल्लेख किया गया है। 243 का के, इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों एक चीज कि भारत में पंचायती राज में निर्वाचन जो करता है, यानी मुखिया जो चुना जाता है, तो उसका निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग नहीं करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये अनुच्छेद जो है याद रखिएगा दोस्तों। एक बार और पढ़ते हैं। पंचायतों के गठन संबंधी अनुच्छेद 243 का बी, पंचायतों के संरचना 243 का सी, पंचायतों में सीटों का आरक्षण 243 का डी, पंचायतों का कार्यकाल जो है 243 के ई। ठीक है, पंचायत की शक्ति 243 का जी में किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में 243 का के में है। ठीक है, के में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग पिछड़ी जाति आयोग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1953 में हुआ था। काका साहेब कालेकर के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, काका साहेब कालेकर के अध्यक्षता में। और 102वां संविधान संशोधन 2018 को इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। किसको? तो पिछड़ी जाति आयोग को। एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, द्वितीय, एक है पिछड़ी जाति आयोग, एक है दोस्तों द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग। ठीक है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1979 में और बीपी मंडल के द्वारा। तो दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों। पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ था 1953 में हुआ था, 1953 में। ठीक है, काका साहेब कालेकर के अध्यक्षता में। और द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1979 में हुआ था, बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। इसमें जो है, यानी कहने का मतलब जो है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा जो आयोग है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, उसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। उसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 जो है अन्य सदस्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन कुछ संविधानविद है दोस्तों, सबका अपना अपना अलग मत है। जैसे अम्बेडकर कहे हैं, बी आर अम्बेडकर का कथन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक का जो है मिश्रण है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, कि भारत के संविधान जो है परिसंघीय है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? परिसंघीय है। ठीक है, केसी व्हीलर ने कहा है
केसी भियर दिया दोस्तों, केसी भियर ने कहा है दोस्तों कि भारत का संविधान जो है अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबका अपना अपना अलग मत है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान परसंघीय है, परिसंघीय है। ठीक है, केसी भिलर ने कहा दोस्तों कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 28 की ओर। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग के सौंपने के लिए अनुच्छेद 315 के 4 के तहत सौंपा है। 315 के 4 के तहत सौंपा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर होगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड क्या है दोस्तों? एक कृषि बैंक है। आप जानते हैं दोस्तों नाबार्ड क्या है? एक कृषि विकास बैंक है, कृषि बैंक है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना, नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पर। शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आइए दोस्तों अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था नरसिंघम समिति के सिफारिश पर। नरसिंघम समिति के सिफारिश पर जो है इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, लेकिन जो है याद रखिए दोस्तों। अच्छा, इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1865 में हुआ था। 1865 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता जो है इसका, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को जो है मतलब इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था। इंडियन बैंक में विलय किया। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2020 को किया गया था। एसबीआई के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि इसका स्थापना जो है एसबीआई की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1955 में हुआ था। 1955 में हुआ था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण करके। ठीक है, यानी पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था। ठीक है, उसी को राष्ट्रीयकरण करके जो है एसबीआई का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं दोस्तों। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना BK राव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी ने 1867-68 में उस समय जो है भारत का राष्ट्रीय आय जो है मात्र 20 रुपया प्रति व्यक्ति था। 20 रुपया प्रति व्यक्ति था। अगर हम बाई के अलग समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1977 में हुआ था गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर हम DR गॉडगिल की बात करते हैं दोस्तों, तो DR गॉडगिल फार्मूला आप कभी कहीं पढ़े होंगे दोस्तों। DR गॉडगिल फार्मूला जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड एंड फोर्थ तो तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है DR गॉडगिल मॉडल पर ही आधारित है। ठीक है, DR गॉडगिल मॉडल पर ही आधारित है। एक होता है दोस्तों DR गॉडगिल समिति। ठीक है, ये तो फार्मूला बताएं दोस्तों। एक होता है दोस्तों DR गॉडगिल समिति। ठीक है, DR गॉडगिल समिति। तो DR गॉडगिल समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1969 में हुआ था। 1969 में RBI के तहत जो इसका गठन हुआ था। एक और आप इसी के जैसा एक और नाम सुनेंगे दोस्तों, डॉक्टर माधव गौडगिल। डॉक्टर माधव गौडगिल। ये डॉक्टर माधव गौडगिल कौन है दोस्तों? तो यह एक पर्यावरण संरक्षक है।
यह एक पर्यावरण संरक्षक है, पर्यावरण संरक्षक है, जो कि पश्चिमी घाट के पर्यावरण के संरक्षक विद के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो इसके तहत 3 क्वेश्चन आया दोस्तों, तीनों याद रखिएगा, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर देते हैं दोस्तों कि तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो डीआर गौडगिल मॉडल पर। डीआर गौडगिल समिति की स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में आरबीआई के नियम के तहत हुआ था। ठीक है, डॉक्टर माधव गौडगिल कौन है दोस्तों, तो पर्यावरण संरक्षक है, कहाँ के, पश्चिमी घाट के हैं। ठीक है, तो तीनों कंफ्यूजन था दोस्तों, तीनों के तीनों समाप्त कर दिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है, निम्नलिखित में किसे इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, तो इस रैंकिंग को जारी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसका स्थापना हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों, एक है दोस्तों IMF, एक सेकंड दोस्तों, एक है दोस्तों IMF, एक है विश्व बैंक, ये क्या है दोस्तों, विश्व बैंक। ये दोनों को जो है जुड़वा बहन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का गठन जो है एक साथ ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे 32 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। कहता है बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने का सूचक है, ये बिल्कुल सही है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं, ये भी सही है। अतः 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय संस्थान है, भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय संस्थान वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 34 की ओर। MS एक्सेल 2010 में सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो बोल्ड करने के लिए जो है Ctrl+B का उपयोग करते हैं। B से क्या होता है दोस्तों, बोल्ड होता है। कुछ अन्य शॉर्टकट की के बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे में Ctrl+A क्या है दोस्तों, पूरे पेज के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, पूरे पेज के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है, Ctrl+ में C इसे क्या होता है, टेक्स्ट या फिर जो है ऑब्जेक्ट, इसको जो है कॉपी करना। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। Ctrl+ में भी इसके द्वारा जो है जो कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, जो कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+ में X, इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करते हैं, Ctrl+X के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं दोस्तों। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। ठीक है, 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में जो इसका आयोजन हुआ था, और 1934 में जो है भारत ने भाग लिया था। इसका मतलब जो है प्रत्येक 4 साल पर जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेल का नाम क्या था दोस्तों, तो शुरुआत में राष्ट्रमंडल खेल का नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था, याद रखिएगा, ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। अच्छा, एक नाम है दोस्तों, एक है उर्सा मेजर और एक है ग्रेट बियर। उर्सा मेजर और ग्रेट बियर क्या है, तो उत्तरी आकाश में एक नक्षत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे मानते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को मानते हैं, HJ भाभा। ठीक है, HJ भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 10 अगस्त 1948 को हुआ था, 10 अगस्त 1948 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दसबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दसबंध के साथ साथ और भी तो दोस्तों, जैसे दसबंध हो गया बसावन, केशवलाल हरिवंश,
हरिवंश, महेश, ये सभी जो थे अकबर के समय में चित्रकार थे। अगर हम उस्ताद, यहाँ मंजूर देख लिखा हो दोस्तों, उस्ताद मंसूर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार था। यह जो है पक्षी का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, पक्षी का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इनके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साइबेरिया सारस का जो है चित्र किसने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, यह पशु पक्षी का एक बहुत ही अच्छा, कहते हैं उसको, चित्रकार थे। ठीक है, तो उस्ताद मंसूर के साथ साथ अबुल हसन, किशन दास, ये सभी जो है जहांगीर के शासनकाल में भी चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। कहता है हिमाचल हिमालय के महत्वपूर्ण स्थलाकृति शिवालिक और दून है। ये बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भेटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, बृहद हिमालय की घाटियों में भेटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। दुआर न कह करके इसको कहते हैं बुग्याल, बुग्याल कहते हैं। ठीक है, बुग्याल दोस्तों, सॉरी, बुग्याल। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं, ना कि दुआर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य कथन था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? इसका सर्वप्रमुख कारण वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा डॉर्थ बेडर सुपरबग क्या है? डॉर्थ बेडर सुपरबग एक विशाल समुद्री कीड़ा है, एक विशाल समुद्री कीड़ा है। यह जो है आइसोपोडस की प्रजाति है। किसका प्रजाति है? आइसोपोडस, आइसोपोडस की जो है प्रजाति है, विशाल समुद्री कीड़ा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 42 की ओर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि निम्नलिखित में कौन था? तो मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा था और उर्सुला वॉन डेर। एंटोनियो कोस्टा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अगर उर्सुला वॉन डेर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है मुख्य अतिथि के रूप में थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है दोस्तों? इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। तो वंदे मातरम का 150 वर्ष, वंदे मातरम का 150 वर्ष, वंदे मातरम का 150 वर्ष ये गणतंत्र दिवस 2026 का थीम था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। वर्ष 2026 में कितने लोग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 2026 में टोटल 131 व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 131 व्यक्ति में से 5 पद्म विभूषण मिला है, 5 पद्म विभूषण। ठीक है, और 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म श्री, सॉरी दोस्तों 13 पद्म भूषण। ठीक है, और 113 जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसमें से 9 महिला है, 6 विदेशी है, जिसे कहते हैं NRI। ठीक है, 6 विदेशी है तथा 16 को मरणोपरांत मिला है, 16 मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें कम से कम जो है पद्म विभूषण का नाम याद रखिए दोस्तों, किसको किसको मिला है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें बिहार के 3 व्यक्ति है, बिहार का जो 3 व्यक्ति है इसको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कम से कम जो है जो 5 व्यक्ति है दोस्तों ये पद्म विभूषण मिला है, इनको नाम याद रखिएगा। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, हम बोल देते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देवल है कला के क्षेत्र में, N राजन है कला के क्षेत्र में, BS अच्युतानंद है सार्वजनिक मामले में, KT थॉमस सार्वजनिक मामले में, P नारायणन ये जो है सार्वजनिक मामले में। कुछ पद्म विभूषण भी दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा, सब तो याद नहीं रहेगा दोस्तों, कम से कम 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। जैसे में शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन कौन थे दोस्तों? झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, पीयूष गोयल
पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, ठीक है। बी के मल्होत्रा, बी के मल्होत्रा। तो ये 3 व्यक्ति को जो है पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तीनों को याद रखिएगा, शिबू सोरेन, पीयूष गोयल और बी के मल्होत्रा, ठीक है। कुछ पद्म श्री है दोस्तों, उसका भी नाम याद रखिएगा, 2-4 कम से कम। जैसे में रोहित शर्मा को मिला है, किसको मिला है? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को मिला है। PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, PR श्रीजेश, ठीक है, PR श्रीजेश। आनंद कुमार, आनंद कुमार के नाम सुने होंगे दोस्तों, आनंद कुमार पर एक फिल्म भी आया था, आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संचालक है, ठीक है, पटना में सुपर 30 के संचालक है। इस पर एक फिल्म भी आया था, याद होगा दोस्तों। ये तीनों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी कुछ नाम दे दोस्तों, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 44 की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो कुल वनावरण का प्रतिशत 21.76% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल वृक्षावरण और वनावरण, कुल वन एंड वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण, कुल वन और वृक्षावरण की बात करें तो 25.17% है, ठीक है, 25.17% है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 45 की ओर। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला हाल ही में संपन्न हुआ। यह इसका थीम क्या था? तो इसका थीम क्या है दोस्तों? हुनरमंद हाथों की सजता बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा है? तो राइट आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र में विकास दर सर्वाधिक रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में विकास दर की बात करें दोस्तों तो इसमें विकास दर जो है लगभग 11.1% रहा, ठीक है, 11.1%। प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर की बात करते हैं तो 4.1% रहा, 4.1%। और तृतीयक क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो 8.9% जो है इसका विकास दर रहा। तो सबसे अधिक किसमें? द्वितीय क्षेत्र में विकास दर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 47 की ओर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा भारत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य कौन देश बन गया है? तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य आर्मेनिया बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेनिया। आर्मेनिया एक स्थल अवरुद्ध देश है दोस्तों, याद रखिएगा, स्थल रुद्ध देश है आर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व घाटा जो है कितना होगा दोस्तों? तो 5,92,344 करोड़, 5,92,344 करोड़ को राजस्व घाटा होने की अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 50। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 51। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक निम्नलिखित में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। अगर हम आयोडीन 131 के बारे में जानते हैं दोस्तों तो यह जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित पहचान के लिए है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो है पहचान के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। सोडियम 24 की बात करते हैं दोस्तों तो सोडियम 24 जो है रक्त परिसंचरण की जांच हेतु, रक्त परिसंचरण की जांच हेतु भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये जो शरीर में रक्त का थक्का जमता है दोस्तों तो कहाँ कहाँ थक्का जमा है इसका जांच के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग जो है कैंसर ग्रसित अंगों की पहचान में होता है। कैंसर ग्रसित अंगों की पहचान में होता है, अंगों की पहचान में जो है इसका प्रयोग होता है कोबाल्ट 60 का। तो तीनों याद रखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर ग्रसित अंगों की पहचान में, सोडियम 24 का प्रयोग रक्त परिसंचरण की जांच में, आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि की जांच में होता है, फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर।
जीवाणु का खोज निम्नलिखित में किसने की थी? जीवाणु को खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, ल्यूवेन हॉक के द्वारा, ठीक है। विषाणु की खोज इवानु बास्की के द्वारा हुआ है। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास इसाल के द्वारा। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा। इंसुलिन की खोज बैटिन के द्वारा। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। और टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा हुआ था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 53 की ओर। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है यानी अग्नाशय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एमाइलेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज नामक जो है हार्मोन को स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। हम लोग अग्नाशय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है अग्नाशय। यह जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। इसी के द्वारा ही यानी अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। कुछ अन्य देखते हैं दोस्तों, कुछ अन्य हार्मोन की बात करते हैं, जैसे में लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है, टाइलिन नामक हार्मोन और प्लस में माल्टेज नामक हार्मोन, ठीक है, लार ग्रंथि से। जठर रस के द्वारा, जठर रस के द्वारा जो है पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन नामक जो है हार्मोन निकलता है जठर रस के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। तो अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेज नामक हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 54 की ओर। 54 में क्या कहता है दोस्तों, शरीर में लौह की कमी से शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो लौह की कमी से होने से रक्तकाल्पता, इसी को कहते हैं दोस्तों एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया जो है इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 55 की ओर। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका खोज जो है 1880 में अल्टमैन के द्वारा हुआ था, अल्टमैन के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगर इसका नामकरण की बात करते हैं दोस्तों, नामकरण, इसका नामकरण जो है बेंडा के द्वारा हुआ था, ठीक है। बेंडा के द्वारा इसका नामकरण हुआ था। इसको जो है कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किसमें जो है डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका पाए जाने का कारण है दोस्तों क्योंकि यह खुद अपना प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, यह खुद अपना प्रोटीन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 56 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन की क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। वह जो है शिशु के जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु को दुग्धपान के समय स्तनों को पेशियों को सिकोड़कर दूध को उत्पादन करने में मदद करता है, ठीक है। एंड्रेलिन के हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है आपको मालूम होगा। इसे जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों, तो मतलब यह जो है थायराइड नामक ग्रंथि से उत्पादन होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, पाचन क्रिया को नियंत्रण करना, पाचन क्रिया को नियंत्रण करना, ठीक है। तो यह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है एक मतलब क्या कहते हैं महिला सेक्स हार्मोन कर सकते हैं, ठीक है। यह जो है महिला सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 57 की ओर। कनिका तत्व क्या है? बताइएगा दोस्तों, कनिका तत्व क्या है? कनिका तत्व वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिका तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 58 की ओर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और वो भी जो है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में जो है इसका मतलब किया गया था, ठीक है।
बताइएगा दोस्तों। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो बाल्टन लीले हॉल ने किया था। ठीक है। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार जो है एडवर्ड्स एवं स्ट्रेप्टो ने किया था। एडवर्ड्स एवं स्ट्रेप्टो ने। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर। ठीक है। इसे जो है आनुवंशिकता के, मेंडल को आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता, आनुवंशिकता का पिता के रूप में भी जानते हैं मेंडल को। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है 3 नियम दिया था। मेंडल ने जो है 3 नियम दिया था। ये 3 नियम कौन कौन है? पहला तो नियम दोस्तों प्रभाविता का नियम। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है। दूसरा नियम था दोस्तों पृथक्करण, पृथक्करण, पृथक्करण का नियम दिया था। तीसरा है दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम जो है मेंडल के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, मेंडल ने ये जो है मतलब लैंगिक जनन के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 61। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो भार वह बल है जिसके साथ गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करता है, जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। भार को आमतौर पर जो है, भार के आमतौर पर न्यूटन में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62 की ओर। निम्नलिखित में किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं दोस्तों ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग है। इसमें जो है प्रसार होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 63। निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगा जब तक कि असंतुलित बल कार्य नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों? मान लीजिए कोई एक वस्तु है। ठीक है। वह वस्तु जब तक अस्थिर रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल चाहे धक्का नहीं देंगे। अगर धक्का देंगे तो वह चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। और वह तब तक चलते रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अब बाहरी बल कौन है दोस्तों? जैसे में घर्षण बल हो जाएगा। बाहरी बल कौन सा? जिससे मतलब हवा के द्वारा जो रुकावट हो रहा है वो बल हो जाएगा। ठीक है। तो कोई ना कोई बल लगेगा तभी ही रुकेगा। अगर कोई बल उस पर नहीं लगेगा तो वह गेंद जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो है जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है दोस्तों? हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 64। किस प्रकार के तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? तो तरंग प्रसार के दिशा के लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। 66 में क्या कहता है? गैस का तापमान और दबाव के बीच का संबंध है। गैस के तापमान और दबाव के बीच का क्या संबंध है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आदर्श गैस का नियम क्या होता है दोस्तों? पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। यह जो है आदर्श गैस का नियम है। इसमें क्या कहता है कि गैस का दबाव जो है सीधे तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है। गैस के दबाव जो है सीधे तापमान के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 67 की ओर।
दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, द्रव के क्वथनांक के रूप में एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे में प्रेशर कुकर में चावल बनना, उसमें क्या होता है दोस्तों, तापमान बढ़ता है तो क्वथनांक पानी का जो है क्वथनांक बढ़ता है। पानी के क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, जल्दी खाना बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर आते हैं। NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में आयनिक बंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NaCl में आयनिक बंध है। वैद्युत संयोजक बंध को ही आयनिक बंध के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगर संयोजी बंध की बात करते हैं दोस्तों तो इसके तहत H2O CH4 ये दोनों में संयोजी बंध आते हैं, सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध की बात करते हैं दोस्तों तो ओजोन यानी O3 में क्या है, उप सहसंयोजी बंध है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। द्रव्यों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण गैसों में अणुओं के बीच बड़ा स्थान होना, गैसों में अणुओं के बीच बड़ा स्थान होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बारूद गंधक, पोटेशियम और नाइट्रेट का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बारूद का खोज किसने किया दोस्तों? बारूद का खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है बारूद का खोज किया गया था। ठीक है, यह एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 72। तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम CNG की बात करते हैं दोस्तों तो CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों। कहता है इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। सही है। यह एक परमाणविक कण है। ये भी सत्य है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। ये भी सत्य है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया। ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 74 की ओर। किसी परमाणु के मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन आज का। CaSO4 × ½ H2O निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 से। ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े होंगे जिसका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्तक 136 है? बताइएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं 16 को 36 से क्या डिवाइड हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर इसको हल करना हो दोस्तों तो देखिए हल करते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 16 दिया हुआ दोस्तों, तो पहली संख्या को 16x मान लीजिएगा, दूसरी संख्या को 16y मान लीजिएगा। ठीक है, पहला संख्या 16x, दूसरी संख्या 16y मान लीजिएगा। अब इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 16xy बराबर में 136। यहाँ से xy का मान निकालेगा दोस्तों तो पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब पॉइंट में समथिंग आए दोस्तों तो कोई जोड़ा तो बनेगा नहीं। ठीक है, जोड़ा कब बनता? मान लिया कि यहाँ पर 15 आता हल करके तो 5 और 3 का जोड़ा बना सकते हैं। 5 गुना 3, 3 गुना 5। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो पॉइंट में आएगा दोस्तों तो कोई जोड़ा बनेगा नहीं, तो नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उसका महत्तम समापवर्तक 36 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? ठीक है, सेम टू सेम है दोस्तों। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों कि लसा गुने मसा यानी कहने का मतलब LCM अगुने HCF बराबर में क्या होता है? फर्स्ट संख्या अगुना में सेकेंड संख्या होता है। तो LCM और HCF का गुणनफल दिया हुआ है 228096 बराबर में पहली संख्या का मान दिया हुआ 36। तो क्या दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा? बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6336 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 78 की ओर।
इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा 3 log 2 प्लस में 2 log 3 प्लस में log 5 बराबर में log k। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 3 log दोस्तों दिया, इसको स्क्वायर कर देना, ऊपर चल जाएगा। ये 3 दोस्तों है जो ऊपर चला जाएगा, यानी 2 पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 जो दिया हुआ है 3 पर चल जाएगा पावर में, ठीक है। तो इसको कर दीजिए log 2 पर पावर 3 प्लस में log 3 पर पावर 2 प्लस में log 5 बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों k। अब यहाँ पर सब प्लस में दोस्तों, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, log 8 हो जाएगा प्लस में log 9 प्लस में log 5 हो जाएगा, है कि log 5 हो जाएगा दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, इसमें सब जो है प्लस में दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, log का नियम क्या है, अगर प्लस में रहेगा तो संख्या जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी log 8 गुना 9 गुना में 5 बराबर में log k दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा, केवल जो गुना संख्या रहेगा वही हो जाएगा ने, यानी 8 × 5 = 40 और 4 × 36 360, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 79 की ओर। कहता एक बल्लेबाज 15 पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार उसने औसत रन में 3 की वृद्धि होता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि 14 पारी में यह 100 रन बनाया है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, ठीक है। 14 पारी का औसत, इसको आप मान लीजिएगा, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, कि 14 पारी का जो है औसत जो है x है, तो टोटल कितना होगा दोस्तों, तो टोटल 14 पारी में 14x रन बनाया होगा, तो 14x रन बनाया है 14 पारी में, और अगला पारी 15वां पारी में 58 रन बनाया है, तो 14 1 15 हो गया बराबर में। अब कहता है दोस्तों इस प्रकार जो है औसत में 3 का वृद्धि होता है, पहले औसत x था, अब इसमें 3 का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 से गुना कीजिए, 15 पारी है ने। अब यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x का मान निकालिएगा दोस्तों, 15 × 45 13, यानी x का मान आ जाएगा 13, ठीक है। कहता 15वीं पारी के बाद 3 वृद्धि हो रहा है दोस्तों, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, तो 13 3 16, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 की ओर। 5 संख्याएं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आता है। 5 संख्या का औसत 27 है दोस्तों, 5 का औसत 27 दिया हुआ है, एक निकालते हैं तो औसत में 2 की कमी, तो एक निकालने के बाद कितना होगा दोस्तों संख्या, 4 संख्या हो जाएगा। औसत में 2 की कमी आ रहा है, तो 1 में 2 की कम, तो 4 में 8 की कमी आ जाएगा, ठीक है। तो निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा, तो जो संख्या निकाला होगा वो संख्या बेसी होगा, जब ज्यादा वाला संख्या निकलेगा तब ने औसत कमेगा, ठीक है। तो 27 पहले था, वो 8 निकला, तो 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35, जो निकाला गया संख्या था वो 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 81 की ओर। कहता एबीसी एक कंपनी का हिस्सेदार है, किसी एक वर्ष में ए का लाभ का 1/3 भाग मिला, बी का जो 1/4 भाग मिला, सी को 5 शेयर मिला। पहले कुछ नहीं करना है दोस्तों, ए बी सी तीनों का रेशियो के रूप में फाउंड कर लीजिएगा। तो ए को मिला है दोस्तों 1/3, बी को मिला है 1/4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, 4 रेशियो 3 के रूप में हो जाएगा, यानी ए को मिला है 4, बी को मिला है 3, टोटल मेरे पास 12 था दोस्तों। तो बताओ सी को कितना मिला होगा, तो 4 + 3 7, अब कितना बच गया, 5 बच गया, 7 5 12, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सी को मिला है 5000 रुपये, सी कितना मिला है 5000, जिसका वैल्यू 5 है उसको मिला है 5000। तो कहता इसमें जो है ए को कितना मिलेगा, तो ए का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू है 4, तो 5 का वैल्यू 5000, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 82 की ओर। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। टोटल मिश्रण 20 लीटर है दोस्तों, ठीक है। इसका अनुपात 5:3 दिया हुआ है, 5:3, यानी मिल्क का रेशियो, मिल्क दिया हुआ 5 और वाटर दिया हुआ है 3। 4 लीटर मिश्रण को निकाल रहे हैं, मिश्रण को निकालने से इस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 की जगह पर 6 भी निकाल लेंगे तो दोस्तों तो इस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो 5:3 के रूप में रहेगा, ठीक है। तो 4 निकालने में कितना, 4 निकालने के बाद कितना होगा दोस्तों 16 लीटर मेरे पास मिश्रण बचा है। इस 16 को 5:3 के फॉर्म में आप कर सकते हैं, तो कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा मिल्क, 6 हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 4 निकाले थे, कहता है 4 जो है दूध मिला रहे हैं, 4 क्या मिला रहे हैं, दूध से बदल रहे हैं, तो 4 इसमें दूध जोड़ दीजिएगा, तो 10 4 कितना हो रहा है दोस्तों 14, और रेशियो में 6, जो काटिएगा तो 7:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 83 की ओर। कहता है एक्स और वाई का उम्र 50 वर्ष है, उसके उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है, तो एक्स का मान निकालना है। तो इसमें तो कुछ करना है दोस्तों, 7:3 है, 50 योग है, तो 7 3 10 हो जाएगा,
7 3 10, 50 का तुलना 10 से, गुना में x का निकालना है, x का मान दिया हुआ 7, गुने में 7 कर दीजिएगा। 10 पचे 50, 7 पचे 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 पचे 35, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 की ओर। कहता है ए को एक दीवार जो है 30 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसे 40 दिन में बना सकता है। दोनों मिलकर बनाए तो 7,000 रुपया जो है भुगतान करेगा, मतलब प्राप्त होगा उसको। तो बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, तो ए जो है ए के बारे में कह रहा है और बी के बारे में 30 दिन लगाता है और बी जो है 40 दिन लगाता है। ठीक है, क्या इसको जो है वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में कन्वर्ट होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जो केवल उलट दीजिएगा, टाइम का उल्टा क्या होता है? यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, टाइम का उल्टा क्या होता है? वर्क होता है, यानी 4:3 हो जाएगा वर्क इसका। समझ गए बात को? ठीक है, तो कहता है दोनों का भुगतान जो है कितना हो रहा है, देखिए तो 7,000। 7,000 के तुलना जो है 4 3 7 से हमको निकालना है बी, तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? 3,000। 3,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, 3,000। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 85 की ओर। कहता है एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने जो है 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, तो ए अकेले जो है शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिए, कहता है बी ने 10 दिन तक काम किया है, बी ने 15 दिन में एक काम पूरा करता है। बी 15 दिन में एक काम पूरा करेगा, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? तो 10 दिन में काम कर लेगा बी के द्वारा 10/15 काम कर लेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 भाग कर लिया कौन? बी। शेष कितना बच गया दोस्तों? तो शेष बचेगा 1/3। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1/3 काम बचेगा। अब 1/3 काम कौन करेगा? ए करेगा, तो ये जो है 18 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो ए के द्वारा शेष काम 1/3 गुने 18 कर दो, 3 अच्छा का 18 कितना लगेगा? टोटल 6 दिन जो है समय लगेगा ए को करने में। ठीक है, शेष कार्य को। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 86 की ओर। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है, प्रत्येक जो है 100 अंक है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्नों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। ठीक है, तो कहता है कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने का प्रतिशत क्या होगा? इसमें क्या है दोस्तों? कुछ खास तो है नहीं इसमें। ठीक है, टोटल जो है 3 प्रश्न पत्र है, टोटल 3 प्रश्न पत्र है और प्रत्येक जो है 100 नंबर का है, 100 नंबर का, 100 नंबर का, 100 नंबर का, 3 प्रश्न पत्र हो गया। बताए टोटल जो कितना होगा? टोटल हो गया मेरे पास 300 नंबर का, टोटल 300 नंबर का। और 300 नंबर में जो है 75% अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22। ठीक है, इतना उसको जो है प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है? इतना उसको प्राप्त करना है। ठीक है, अब इतना में से कितना प्राप्त किया? पहला में 100 में से 72 प्राप्त किया है, दूसरा 100 में से 56 प्राप्त किया है। टोटल कितना प्राप्त किया दोस्तों? 6 और 2 8 हो गया, 7 5 12 हो गया, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, हमको प्राप्त करना है 225, हमें प्राप्त हुआ है 128। अब दोनों को घटा दीजिएगा, तो 128 घटाते हैं तब 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 9 बचेगा, यानी 97 मार्क यानी जो है हमको और प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 97। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। एक स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% छात्रवृत्ति मिली तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिला है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बॉय, यहाँ पर हो गया गर्ल। 4:1 है दोस्तों। क्या 4:1 को हम 40:10 कर सकते हैं? 4:1 को हमने कर दिया, इसको 40:10 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 0 पर लगाते हैं, 40:10। कोई दिक्कत हो गया? तो टोटल मेरे पास विद्यार्थी आ गया 50। कितना आ गया दोस्तों? 50 आ जाएगा। ठीक है, कहता लड़के का 75% यानी 40 का 75%, बताइए कितना होगा दोस्तों? है 7 चौका 28, 2 30 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियों का 70%, तो 70% इसका निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 30 + 7 कितना होगा दोस्तों? 37। ठीक है, यानी 37 को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला। टोटल मेरे पास 50 है, तो 50 में से 37 गया, कितना बच जाएगा? 13, यानी 13 को जो छात्रवृत्ति नहीं मिला। ठीक है, तो 13 लड़का हो गया, तो 13 × 100 अब बटा में कितना होगा दोस्तों? 50 विद्यार्थी है, तो 50 दूनी 100, 13 दूनी 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 88 की ओर। कहता 2 लड़कों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, केवल 144 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। तो कहता है कुल मत डाले गए, कितना मत था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारी क्वेश्चन नहीं है। कहता है
टोटल मत का जो है विजेता को 60%, जो विजेता है दोस्तों, विजेता को मिला है 60% मत, ठीक है। तो जो हारा गया उसको कितना मिला होगा, हारा गया है उसको मिला होगा 40%। बताए दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, हार जीत का डिफरेंस, हार जीत का डिफरेंस हो रहा है 20% का। तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है 144 मत, ठीक है। तो हमको निकालना है कुल मत, मतलब 100%। तो इसको गुना में 5 कर सकते हैं दोस्तों, गुना में 5 कर दीजिए, गुना में इधर भी 5 कर दीजिए। तो 100% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, देखिएगा 144 पच्चीस कितना होता है, 14 5 70, 5 का 20, यानी 720। यानी टोटल मत जो है 720 मत जो है डाला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 88 के बाद 89 की ओर। कहता है एक व्यापारी जो है किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने के दावा करता है, किंतु 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ कितना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन भारी नहीं है। मान लीजिएगा दोस्तों कि 1 ग्राम जो है वस्तु का दाम 1 रुपया है, 1 ग्राम वस्तु का दाम कितना है, 1 रुपया है। तो 1000 ग्राम दाम यानी 1 किलोग्राम दाम, 1000 ग्राम वस्तु का दाम कितना होगा, 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है 1000 रुपया वस्तु ग्राम हो गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है दोस्तों 6% की हानि पर बेचता है। कहता हम 1000 में नहीं बेचेंगे, हम कितना बेचेंगे, 6% हानि। तो 1000 का 6% कितना होगा, 1000 का 6% हानि का अर्थ 94 नहीं होगा दोस्तों। तो 94% निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 940 रुपया। 940 रुपया कहता है हम इतना में नहीं बेचेंगे, हम जो है 940 में ही दे रहे हैं। सामान है 1000 रुपया को, लेकिन हम दे रहे हैं 940 रुपया, यानी बेच रहा है 940 रुपया में बेच रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो कर्म क्या करता है दोस्तों, वो कर्म कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम के दाम ही ले रहा है, मतलब 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। यानी 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो बताइएगा दोस्तों, एक ग्राम के दाम 1 रुपया, तो 900 ग्राम के दाम कितना होगा, 900 ग्राम के दाम वास्तविक हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा। उसका लागत 900 रुपया है, लेकिन वसूल कितना रहा है, 940 रुपया, ठीक है, ठग रहा है। तो 900 का दाम है, 940 वसूल रहा है, यानी प्रॉफिट कितना कमाया, 40 रुपया। तो 40 गुना 100 किससे प्रॉफिट हो रहा है, 900 से। तो 900 से 0, तो 40/9 कर दीजिएगा, तो कितना होगा दोस्तों, 40/9, 400 का 16, देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 90 की ओर। 17 गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, देख लीजिएगा इसमें। तो 1 गेंद का हम क्रय मूल्य मानते हैं दोस्तों, 1 गेंद का, 1 बॉल का क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 17 गेंद बेच रहा है दोस्तों, तो 17 गेंद का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 गेंद का दाम हो जाएगा 17 100 रुपया। ये हमने सीपी माना है, ठीक है, क्या माना है, सीपी माना है, ठीक है। अब कहता है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि कितना होगा दोस्तों, हानि हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझ गए बात को। बताइएगा दोस्तों हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है सीपी या माइनस में एसपी। सीपी का दाम अभी हम निकालें दोस्तों 17x, तो 17x माइनस में एसपी का दाम कितना दोस्तों, 720 रुपया में बेच रहा है, तो एसपी का दाम 720 हो जाएगा। और हानि का दाम कितना दोस्तों, 5x रुपया, हानि 5x, तो 5x बराबर इतना हो गया। क्या यहाँ से x के मान निकल जाएगा दोस्तों, तो 12 5 17, अब 12 6 72, यानी x का मान आ जाएगा 60 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 91 की ओर चलते हैं। अच्छा ये तो सरल करने का है दोस्तों, यहाँ पर ए क्यू का फॉर्म है या प्लस में बी क्यू का फॉर्म है, तो इसका फार्मूला आपको मालूम होगा दोस्तों, क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी आई इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, माइनस में ए बी हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा। समझ गया दोस्तों। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, 785 या प्लस में 435, 785 या प्लस में 435, ठीक है। अब आगे जो भी क्रियाक्रम होगा दोस्तों नीचे वाला, और इससे सारा जो है कट जाएगा, नीचे में जो आएगा लिखा हुआ नीचे में दोस्तों, ये कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, 785 प्लस 435 बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा 7 4 11 और 12, यानी 1220 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 92 की ओर। x प्लस 1/x के मान 2 है, तो x के मान 1 धर दिए दोस्तों, क्या है 1 धरने पर 2 आ रहा है ना, तो यहाँ भी 1 धर दीजिएगा। तो 1 धरने पर क्या आएगा दोस्तों, 2 और 2 4, अब बटा में 5 और 3 8, 5 3 8 3 11, 4/11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 93 की ओर। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिसके वर्गों का अंतर 84 है।
मान लेते हैं दोस्तों कि पहला सम संख्या जो है फर्स्ट सम संख्या x है, तो दूसरा सम संख्या कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2। ये याद रखना पड़ेगा आपको। दोनों का वर्गों का योगफल मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 84। इसको हल करें दोस्तों, x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 84। ये तो कैंसिल होगा दोस्तों, तो 4x का मान हो जाएगा 80, x का मान हो जाएगा 20। ठीक है, तो पहला संख्या हमें आ गया 20, तो दूसरा संख्या क्या आएगा दोस्तों, 22। तो कहता है दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस 22 कितना होगा दोस्तों, 20 प्लस 22 44। 44 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, देखिए 44 का 42 दोस्तों, सॉरी 42, 20 प्लस 22 42, सॉरी मिस्टेक करके बोलने में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 94। कहता है संख्या इतना का इकाई अंक कितना होगा, संख्या इतना में इकाई अंक कर रहा है दोस्तों, तो इसको जो है 4 से पहले डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है दोस्तों 3, तो 3 पावर 3 करेंगे, 3 पावर 3 करेंगे कितना होगा दोस्तों, 3 3 या 27, 27 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है ए और बी दो पूर्णांक है, जहां b ग्रेटर देन 0 तो दो पूर्णांक q और r ऐसे होंगे कि, ध्यान दीजिएगा। एक थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मान ले जाए कि हम जो है 3 को जो है हम 7 में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो डिवाइड करने पर क्या हुआ, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, तो ये आपको जो है आप लोग बचपन में मतलब बचपन में पढ़े होंगे दोस्तों, ये होता है, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है, ये हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक। एक सेकंड दोस्तों, भाजक। ठीक है, ये हो गया दोस्तों क्वाइसेंट, मतलब क्वाइसेंट। ठीक है, जिसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। भागफल ये क्या हो दोस्तों, रिमाइंडर यानी शेष हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो है भाजक, भाजक क्या हो रहा है दोस्तों, भाजक के मान हो रहा है, यहाँ पर भाजक के मान हो रहा है दोस्तों, कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है। भाजक बराबर बी मानते हैं इसको है। भाज्य बराबर क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा। भाज्य को ए मान रहे हैं, क्वाइसेंट को जो है क्यू मान के चला है दोस्तों, क्वाइसेंट को क्यू, और रिमाइंडर को हम आर मान रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, सेम टू सेम लिखिए, कोई फर्क अभी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर जो है कभी भी एक क्वाइसेंट दिख रहा है, क्वाइसेंट से जो है बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा होगा तो एक बार और भाग लग जाएगा। तो रिमाइंडर जो है कभी भी क्वाइसेंट से बड़ा नहीं होता, यानी रिमाइंडर जो है हर हमेशा जो है क्वाइसेंट से क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है हर हमेशा क्वाइसेंट से छोटा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर क्वाइसेंट से नहीं बल्कि जो है भाज्य से भी छोटा होगा और भाजक से भी छोटा, ये मतलब भाजक से भी छोटा होगा। समझ गए बात को, रिमाइंडर या तो बराबर होगा चाहे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रहा है दोस्तों भाज्य बराबर, ए को यहाँ पर भाज्य माना हुआ दोस्तों, भाज्य बराबर बी को जो है भाजक माना हुआ दोस्तों, भाजक मानिएगा, और क्यू को जो है क्वाइसेंट मानिएगा यानी भागफल मानिएगा, आर को जो है रिमाइंडर हो गया यानी शेषफल हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर जो है बी से छोटा है, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर बी के बराबर कभी होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, या तो 0 होगा चाहे बी से छोटा होगा, रिमाइंडर कहीं बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है कहानी ही अल्टर कर दिया है, तो यहाँ इसके हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 96 की ओर चलते हैं। कहता है दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ए बी और सी डी इनकी दो बराबर जीवाएं हैं। ए बी है और एक सी डी है, दो बराबर जीवा इक्वल है। कौन ए और बी का मान दिया हुआ दोस्तों, 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, कौन सीओडी, यहाँ पर सी है दोस्तों, सीओडी, इसका मान निकालना है। तो अगर जो है वृत्त में जो है जीवा बराबर हो, वृत्त में अगर जीवा बराबर हो तो इसको द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कोण इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 97 की ओर। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया है और 40 अंक से फेल हो गया है। कुल अंक का 25% प्राप्त किया है, 40 अंक से फेल हो गया। अगर 40 अंक इसको और हम दे देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, क्या पास हो जाएगा। अब पास हो रहा है 33% बराबर, 33% में पास हो रहा है, तो पास इधर भी पास इधर भी। क्या यहाँ से जो है हल करके इसको 100% कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हल कीजिएगा दोस्तों, तब 33 25 8 33 यानी 8% के मान हो जाएगा 40।
ठीक है। 4% के मान कितना होगा दोस्तों, 4% के मान हो जाएगा 20। हमको निकालना है टोटल अंक मतलब 100%। तो 100% निकालने के लिए इसको 5 से गुना कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक कर गए हम, 5 से नहीं, इसको जो है 25 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, तो इसको भी 25 से गुना कीजिएगा। तो 25 चौका 100% का 100% बराबर कितना होता है, 25 दूना 50, 500, यानी जो है 500 मार्क का जो है वह क्वेश्चन पेपर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुल अंकों की संख्या 500 था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 98 की ओर। कहता है चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम करना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। इसमें कोई भारी है नहीं दोस्तों, 25% वृद्धि, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आप जानते हैं अगर यहाँ 25% वृद्धि रहा तो ए प्लस में 100/a गुना में 100 कर दो दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ कमी रहा तो यहाँ पर माइनस कर दो। समझ गए बात को, वृद्धि यहाँ रहा तो प्लस, कमी रहा तो माइनस, बस इतने ध्यान रखना है। तो ए के मान 25 और बटा में 100 + 25 यानी 125 गुना में 100 हो जाएगा। 25 × 50 20 × 25 100 यानी 20% जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 99 की ओर। कहता रोहन के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक है, 55 दिया हुआ है। रोहन को इंग्लिश और प्लस में हिस्ट्री का औसत जो है 55, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल हो जाएगा 110। 55 का 110, एक सेकेंड, 110 मार्क टोटल हो जाएगा। एवरेज 55 था, टोटल 110 हो जाएगा। कहता अंग्रेजी और विज्ञान में इंग्लिश और प्लस में साइंस में, इंग्लिश प्लस साइंस में जो है कितना आएगा दोस्तों, 60 65 औसत है। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 65 दूना 130 टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करना है दोस्तों। कहता है इतिहास और विज्ञान के प्राप्त अंकों का अंतर, इसको माइनस कीजिएगा, माइनस माइनस हो गया। इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों, साइंस और माइनस हिस्ट्री बराबर कितना हो रहा है, 20 अंक हो रहा है। 130 माइनस 110 20 हो गया, 20 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों। कहता 2 वर्ष बाद इतना रुपया दे यानी 2800 रुपया दे का तत्काल धन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है, जबकि ब्याज का दर 6% है। 2800 हो गया दोस्तों ये अमाउंट, यानी मिश्र धन 2800 हो गया अमाउंट। 2 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष में 6%, तो 1 वर्ष में 6%, 2 वर्ष में 12%। ठीक है, तो 12% क्या हो गया ब्याज, इसे मतलब अमाउंट निकालेंगे तो 100 + 12 यानी 112 अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल निकालते हैं दोस्तों, 100 से गुना करते हैं। 28 चौका बरियोतल से 25 चौका 100, 2500 रुपया, 2500 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, 2500 इसका प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 101, कुछ समुच्चय दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या करना है दोस्तों बताइएगा, दोनों के गुना कर दीजिए। 21 × 9 कितना होता है, 21 × 9 189, 189 में 4 जोड़ा हुआ कितना होगा दोस्तों, 193। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 × 8 कीजिएगा तो 136 आएगा, और प्लस में 4 कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिएगा 3 × 2 कर दीजिए। ठीक है, 2 × 3 कीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। 2 × 3 के स्क्वायर 6, 36 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो है यहाँ भी देखिए 7 × 1 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा चेक कर लिया दोस्तों, तो 5 × 3 कितना होगा, 15, और 15 के स्क्वायर 225। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 103 की ओर। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 90 दिया हुआ है, 45 दिया, 45 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 90, और 90 + 90 कितना होगा 180 दिख रहा है। इसको भी 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 32 32 64, और 64 128 आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ भी देखिएगा 56 × 2 कीजिएगा तो 112, 112 224, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, कहता कुछ जिंक लोहा है, कुछ जिंक के कुछ भाग जो है लोहा है। ठीक है, कुछ जिंक चांदी है, जिंक के कुछ भाग चांदी है। ठीक है, कुछ जिंक सोना है, कुछ जिंक जो है सोना है। कोई चांदी सोना नहीं है, कोई चांदी जो है सोना नहीं है। कहता कुछ जिंक सोना नहीं है, हमको दिख रहा है जिंक का इतना भाग जो है सोना है, दिख रहा है सोना है, लेकिन इतना भाग जो है जिंक नहीं है। सोना जो इतना भाग जिंक नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सत्य हो गया। कहता कुछ जिंक सोना है, कुछ जिंक सोना भी है, ये भी सत्य है। कुछ जिंक लोहा है, क्या कुछ जिंक जो है जिंक के कुछ चांदी लोहा है, कुछ चांदी लोहा है या नहीं है, ये कंफर्म करना सही नहीं है। तो 1 और 2 बिल्कुल सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कथन में देखिए फिर कहता कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है, कुर्सी, कोई कुर्सी जो है रिक्लाइनर नहीं है, आरी से रिक्लाइनर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई रिक्लाइनर सोफा नहीं है, कोई रिक्लाइनर जो है सोफा नहीं है, कोई रिक्लाइनर सोफा नहीं है। कोई रिक्लाइनर चटाई नहीं है, कोई रिक्लाइनर जो है चटाई नहीं है, चटाई नहीं है, ठीक है। तो कहता कोई कुर्सी सोफा नहीं है, कोई कुर्सी जो है सोफा नहीं है, कंफर्म नहीं है या नहीं है, कोई मालूम नहीं है। कुछ चटाई सोफा है, कुछ चटाई सोफा है, क्या कुछ चटाई सोफा है, कंफर्म नहीं है, ये भी कंफर्म नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं होता है। तो एक और दो दोनों कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 106 की ओर। कुछ जींस पैंट है, कुछ जींस, जींस के जो है, जींस के कुछ भाग जो है पैंट है, कुछ जींस क्या है दोस्तों, पैंट है। कोई पैंट शर्ट नहीं है, कोई पैंट जो है शर्ट नहीं है, कोई पैंट जो है शर्ट, कोई पैंट शर्ट नहीं है। कुछ शर्ट जो है टी शर्ट है, कुछ शर्ट क्या है दोस्तों, टी शर्ट है, कुछ शर्ट टी शर्ट है। अब कहता है कुछ टी शर्ट शर्ट है, कुछ टी शर्ट शर्ट है, बिल्कुल है, ये तो सही हो गया। कुछ टी शर्ट जींस है, कुछ टी शर्ट जींस है, कंफर्म नहीं है, इसके बारे में कंफर्म नहीं बताया गया है। तो केवल और केवल एक निष्कर्ष सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों, कहता अमन जो है बमन और चमन का भाई है। अमन कौन है दोस्तों, अमन, ये जो है बमन और चमन, बमन और चमन का भाई है। अमन जो है बमन और चमन का भाई है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है भाई है कि बहन है, कोई मालूम अभी हमको नहीं है। लेकिन हाँ, ये दोनों जो है भाई होगा चाहे बहन होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही, समझ गए बात को। आगे कह रहा है दोस्तों, बमन एमिली की माँ है। बमन जो है एमिली की माँ है, एमिली, बमन जो है एमिली की माँ है। ये तो माइनस हो गया, सिंपल सा बात, इसका मतलब ये तो बहन हो गया, ये तो पक्का हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब कहता है फरहान जो है अमन का पिता है, फरहान जो है अमन का पिता है। अमन के पिता कौन है दोस्तों, फरहान, फरहान अमन का पिता है। तो निम्नलिखित में कौन सा निहित रूप से सत्य है, सत्य कौन है। कहता अमन और एमिली भाई बहन है, अमन, अमन और एमिली भाई बहन है, नहीं, ये तो एमिली का तो बेटा हो गया दोस्तों, ठीक है। चमन पुरुष है, क्या चमन पुरुष कंफर्म है, इसके बारे में कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। कहता चमन अमन का भाई है, चमन जो है अमन का भाई है। अब ये भाई है कि बहन है, ये पुरुष और महिला तो कुछ मालूम है ही नहीं, तो भाई बहन हम कैसे कह दे, ठीक है, ये भी नहीं सही हुआ। कहता बमन जो है चमन की माँ है, मतलब बमन जो है, सॉरी दोस्तों बोलने मिस्टेक कर रहे हैं, बमन जो है चमन की बहन है। कहता बमन जो है चमन की बहन है, बिल्कुल सही। यहाँ पर माइनस लगा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बहन है, सिस्टर है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108। इसमें कह रहा है दोस्तों, कुछ दिया हुआ है, साइन का माँ है, माइनस मतलब भाई हुआ, गुना मतलब बहन हुआ, भाग मतलब पुत्री हुआ। तो कहता है जे का एल से क्या संबंध, यहाँ पर जे है, यहाँ पर एल है, ठीक है। अच्छा माइनस का अर्थ क्या हो दोस्तों, तो इधर हम इतना इधर छोड़ देते दोस्तों, क्योंकि हमको इतना ही से संबंध बैठाना है ना, तो आगे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस का अर्थ क्या दोस्तों, माइनस का अर्थ हुआ भाई, मतलब बी का भाई ये है, तो यहाँ तो इसका जो है भाई हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। भाग मतलब हो रहा है दोस्तों पुत्री, इसका पुत्री ये हो गया डॉटर, डॉटर हो गया पुत्री। प्लस के अर्थ हुआ माँ, इसका माँ हो गया ए, माँ, माँ मतलब माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि हम पुरुष को प्लस कर रहे हैं और स्त्री को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका बेटी ये है, इसका बेटी ये है, इसका माँ ये है, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, बता सकते हैं। इसका बेटी ये है, इसका माँ है, इसका मतलब ये दोनों जो है पति और पत्नी है, ठीक है। तो कहता है जे क्या है, तो जे पत्नी हो जाएगा, किसका, एल का पत्नी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 109 की ओर। चाइल्ड को कैसे लिखा गया दोस्तों, देखिएगा यहाँ सी लिखा हुआ, सी का कोडवर्ड क्या होता है 3, तो 3 को 2 से गुना किया गया है, ठीक है, 6 हो जाएगा। एच का कोडवर्ड होता है 8, 8 को 2 से गुना किया गया था, देखिए 16 लिखा हुआ है, ठीक है। आई, आई जो है भावेल है दोस्तों, तो भावेल को गुना नहीं किया गया, भावेल को भावेल ही लिखा है दोस्तों। आई का 9, तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा गया है, ठीक है, 9 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये इसमें कर रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट को 2 से गुना कर रहा है और भावेल को 1 से गुना कर रहा है। तो यहाँ भी देख लीजिएगा, बी कॉन्सोनेंट है, 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 एक यहाँ है दोस्तों, 1 4 यहाँ है। ओ 15 हो जाएगा, भावेल है, यह भी ओ 15, तो 15 15 2 को कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 15 और 15, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ग्रेट को लिखता है इतना, ग्रेट को लिखता है इतना, ठीक है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, जी का कोड वर्ड क्या होता है 7, 7 को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आर का कोड वर्ड कितना होता है दोस्तों 18, तो 18 को लिखा गया दोस्तों। ई का होता है 5, तो 5 लिखा गया। ए का होता है कितना दोस्तों 1, तो 1 लिखा गया है। टी का 20, यानी जो कोड वर्ड है केवल उलट के लिख दिया गया है, ठीक है, नीचे मतलब अंतिम से लिखा गया है। तो डब्लू क्या होगा दोस्तों, डब्लू का होगा 23, तो 23 लिख देते हैं। ई का होगा 5, तो 5 लिखते हैं। एल का होगा 12, फिर एल का 12, यानी 12 12 523, 12 12 523, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर। इसमें क्या करा दोस्तों, 5 और 4 जोड़ दीजिएगा, 5 4 9, 5 और प्लस 4 जोड़ दीजिएगा, इसको गुना में 2 कर दीजिएगा, कितना हो रहा है 18 हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं। तो 9 और प्लस 2 11, दूनी 22, 5 और 3 प्लस 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आप जानते हैं दोस्तों इसका विपरीत ए होता है, ठीक है। इसका विपरीत जो है ए होता है और इसका विपरीत जो है ए होता है, समझ गए बात को। तो कहता आर का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। कुछ पासा फिर दिया हुआ दोस्तों, इसमें कहता है 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर 8 और 8 से मिल रहा है दोस्तों, इसको क्लॉक वाइज रोटेट कर दीजिएगा, यानी पहले 8 फिर 3 और फिर 7, यानी 8 3 7। यहाँ भी कीजिएगा दोस्तों 8 2 और 9, तो 8 2 और 9, तो 3 का अपोजिट 2, 7 का अपोजिट 9, 8 का अपोजिट क्या 8 होगा, नहीं, तो कौन बच रहा है दोस्तों 4, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 4 का अपोजिट 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 14 की ओर। कहता है किराया के बारे में करा है दोस्तों। कहता है बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करती है, जो कि बिंदु जेड के उत्तर में जो है 5 किलोमीटर पर है। बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है ए, ठीक है, 5 किलोमीटर पर। कहता है बिंदु ए से पूरब की ओर मुड़ता है और 8 जाता है। बिंदु ए से पूरब की ओर मुड़ता है और 8 जाता है, सॉरी 8 किलोमीटर जाता है। कहता है दाईं ओर मुड़ता है और 9 जाता है, दाईं ओर मुड़ता है फिर 9 जाता है, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गया दोस्तों, ठीक है, 9 जाता है। अब यहाँ करा दोस्तों अंत में दाएं मुड़ता है 15 था, दाएं मुड़ेगा फिर 15 जाएगा, ठीक है, दाएं मुड़ेगा और 15 जाता है, समझ गए। और बिंदु बी पर पहुंच गया। अब ये कह रहा है दोस्तों बिंदु जेड के संदर्भ में, बिंदु जेड हो गया, जेड के संदर्भ में बी किधर है, तो बी देखिए किधर, तो दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 15। ये तो क्रम वाइज दिया हुआ दोस्तों, देखिए इसका ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये दिया हुआ है, इसका जो है बैठाने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, एक में जो है 13 जोड़ा गया, एक में 13 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा। 12 में भी 13 जोड़ा गया, 12 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। डब्लू में भी 13 जोड़ा गया है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा 13, तो 13 जोड़ेंगे तो 13 4 17 क्यूब हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 13 तो कितना होगा दोस्तों, तो 13 5 18 आर हो जाएगा, तो क्यू आर। यहाँ पर जोड़िएगा 13 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 116 की ओर। ये भी सही है दोस्तों, देखिएगा इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें इधर से देखिए, इसमें जो है 8 जोड़ा गया, प्लस में 8 जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए 8 जोड़ा गया है, प्लस में 8 जोड़ा गया है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी जो है 8 जोड़ा गया है, ठीक है, इसमें भी 8 जोड़ा गया है। तो बस यहाँ भी वही काम करना दोस्तों, तो इधर से जोड़ेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, घटाएंगे, इधर से जोड़ रहे हैं तो इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा, है कि नहीं, तो इधर से घटाइएगा। तो 12 में से जो है 8 जाए, कितना बचेगा 4, 4 का वैल्यू डी हो जाएगा। तो डी देखिए कि यहाँ पर है, एक डी का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। हम सी में से मतलब ये जो सी में से 8 घटा सकते हैं दोस्तों, घटेगा लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम एक्स में घटाते हैं तो एक्स में घटाएंगे 8 तो कितना होगा, पी पी दोनों में दोस्तों, ठीक है। अब हमको घटाना पड़ेगा सी में। अच्छा यू में जो है, अगर यू में 8 जोड़ते हैं, ठीक है, इधर से जोड़ना है, तो यू में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी सी के बाद क्या आ जाएगा, यू फिर पी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। इसमें क्या किया गया दोस्तों, देख रहे हैं ई एक्स पी ई एन एस सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई एक्स पी ई एन, देख रहे हैं ई एक्स पी ई, ठीक है। यहाँ भी दिया ई एक्स पी, मतलब यहाँ 4 को जो है उलट दिया गया है। 4 को दिख रहा है दोस्तों आपको, ये 4 को जो दिख रहा है उलट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी उलट दीजिएगा एफ ओ आर टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ओ आर और टी, समझ गए।
देखिए TROF कहीं है दोस्तों, TROF एक ही वो में दोस्तों, देख रहे हैं TROF, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ये सब तो आप बनाइएगा दोस्तों, जोड़ घटाव वाला चीज है, इसको हम हल कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के देखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का हो जाएगा 2। 21 का देखिए दोस्तों, सब जोड़ घटाव वाला है, 21 का डी। 22 का देखिए दोस्तों, 22 का हो जाएगा ए, 22 का ए। 23 का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं 24 में क्या कर रहा है, GRIMAC कहता है इसको जो है वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो कहता है कितने अक्षर में बदलाव नहीं होता है। तो लिखिएगा दोस्तों, पहले इसमें क्या आएगा, पहले इसमें ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो इसमें ए लिखते हैं दोस्तों। ए के बाद क्या आएगा देखिएगा, ए के बाद देखिए सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, ए के बाद सी या सी के बाद ई आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, उसके बाद जी आएगा, जी के बाद आई आएगा, उसके बाद जी आया, जी के बाद आई आ गया। अब आई के बाद क्या बच गया दोस्तों, एम आएगा, उसके बाद आर आएगा, एम और आर आएगा। देखे तो कहता है कितने अक्षर का बदलाव नहीं होता है। बदलाव देख रहे हैं दोस्तों, REMC है न, बदलाव में कहीं दिख रहा है दोस्तों, कोई भी टोटल के टोटल जो है बदलाव है, कोई भी अक्षर जो है इसमें अपरिवर्तित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शून्य अक्षर, ठीक है, सभी बदलाव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा, ये भी वो सही है दोस्तों, सेम टू सेम दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों हल करते हैं। कहता है प्रत्येक जो है अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा इसमें पहले कौन आएगा, तो पहले आ जाएगा दोस्तों डी, तो पहले डी लिख देते हैं। डी के बाद ई आएगा तो ई लिख देते हैं। ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई के बाद देखिए यहाँ पर आई आएगा, नहीं ये पहले एच आएगा दोस्तों, एच के बाद सॉरी दोस्तों, एच के पहले जी आ रहा है, जी आएगा फिर एच आएगा फिर आएगा, तो जी आएगा, एच आएगा, उसके बाद आई आएगा। अब क्या बच रहा है, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा, ए एस टी है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर जी, जी जो है दोस्तों दिख रहा है दोस्तों, जी बदलाव नहीं हो रहा, ऊपर जी नीचे जी। एच में भी देख रहे हैं दोस्तों, एच में देखिए ऊपर नीचे, यानी 2 अक्षर में बदलाव नहीं हो रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो 2 अक्षर में बदलाव नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 26 की ओर, विषम युग्म को पहचाने का रहा है दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों क्या कर, देखे तो 10 अब प्लस 1 करते हैं 11 हो रहा है, 10 प्लस 1 11, 8 अब प्लस 2 हो रहा है 10। यहाँ देखिए 22 प्लस 2 करते हैं तो ए हो रहा है, जेड डी प्लस 2 करते हैं तो एफ हो रहा है। यहाँ ए नंबर में केवल प्लस में 1 हो रहा है, 10 1 11 हो रहा था, ठीक है। विषम को चयन करना है, इसमें भी कुछ करना उसका है नहीं दोस्तों। 19 और 3 22, ठीक है, 19 और 3 22, प्लस में 3 हो रहा है, ठीक है। 5 और प्लस 3 8, प्लस में 3 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इधर 22 में 3 जुट रहा है दोस्तों, अब 20 में 3, कोई फर्क तो दिखा नहीं दोस्तों। आगे देखिएगा है नहीं, इसमें कुछ अंतर नहीं दिखा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं क्या अंतर दिख रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों 22 और प्लस 2 करते हैं तो 24 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 8 प्लस 2 करते हैं, यहाँ पर 2 प्लस में 2 करते हैं, यहाँ भी कोई अंतर नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो फिर अंतर है कहाँ भाई। अच्छा एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या कर रहा है, 24 2 26, इधर 10, यहाँ पर अंतर दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस में 1 हो रहा है, सबसे लास्ट वाला में, ठीक है। यहाँ भी देखिए प्लस में 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस में 1 हो रहा है, तो प्लस में 2 देखिए यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 128 की ओर, विषम अक्षर को चयन करना है दोस्तों। क्या करना है देखिएगा, इसमें क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जे आई कितना होगा दोस्तों, इधर से अगर इधर ले जाते हैं दोस्तों तो कितना, प्लस में 1 हो रहा है। इधर से इधर ले जा रहे हैं दोस्तों, प्लस में 1 हो रहा है। इधर से इधर ले जा रहे हैं दोस्तों, प्लस में 1 हो रहा है। इधर देखिए सेम टू सेम हो गया, क्या कोई अंतर हो रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 29 की ओर, ये तो क्रम वाइज बैठाना है, क्या आप बैठा सकते हैं दोस्तों। चलिए बैठाते हैं। पहले इसमें क्या हो जाएगा, कहता है पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले इसमें हो जाएगा दोस्तों, पहले इसमें हो जाएगा जापान, जापान के बाद हो जाएगा मलेशिया, मलेशिया के बाद हो जाएगा भारत, भारत के बाद हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद आएगा दोस्तों जर्मनी, इसके बाद कनाडा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130 की ओर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 130 की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ANOTHER को जो है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब ए से नहीं लिखना है, अभी जेड से शुरू करना है, उस तरह से लिखना है, ठीक है। तो कहता है कितने स्थान जो है अपरिवर्तित रहता है,
तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे लास्ट में देखिए इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा सबसे लास्ट में क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। तो सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों हमारे नज़र में टी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टी लिखिएगा, समझ गए। टी के पहले आ रहा है दोस्तों आर, तो आर लिखते हैं। आर के पहले क्या आ रहा है दोस्तों, आर के पहले ओ आ रहा है तो ओ लिखते हैं। ओ के पहले दोस्तों एन आ रहा है तो एन लिखते हैं, ठीक है। एन के पहले क्या है दोस्तों, एच है तो एच लिखते हैं। एच के पहले ई है तो ई लिखते हैं। ए के फिर उसके बाद ए है, ये हो गया। इतने अक्षर जो है अपरिवर्तित है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ई और ई देखिए, ठीक, अपरिवर्तित है। एच और एच अपरिवर्तित है। यहाँ पर देखिए ओ और ओ, तीन गो जो है अपरिवर्तित है, दिख रहा है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, तीन अक्षर जो है अपरिवर्तित है। ये तो शब्दकोश के क्रम में बैठाना है दोस्तों, क्या आप बैठा सकते हैं चौथे स्थान पर कौन हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों अगर किसी तरह प्रॉब्लम होता है तो आप अवश्य बोलिएगा, तो इसको भी हम हल कर देंगे। हमें लग रहा है कि बहुत ही हल्का है इसीलिए हम हल नहीं करते हैं। कहता कितने त्रिकोण है दोस्तों, कितने इसमें त्रिकोण है, त्रिभुज को काउंटिंग करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 त्रिकोण है कहेगा तो काउंटिंग इसमें कर सकते हैं दोस्तों। पहले आप छोटका वाला जो सिंगल वाला लाइन है वो काउंटिंग करना है। देखिए सिंगल लाइन वाला देख रहे हैं इस तरह का, जो देख रहे हैं सिंगल है, इसमें कहीं कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7 और 8। 8 को जो हो गया दोस्तों सिंगल लाइन में हो गया, ठीक है। 8 को क्या हो गया सिंगल लाइन में, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों ये हो गया सिंगल लाइन में, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में दिख रहा है दोस्तों। तो सिंगल लाइन में कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हुआ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक है। अब सिंगल लाइन के सब हम मिटाते हैं दोस्तों। अब आते हैं डबल लाइन को पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों दिखा ये अपना है, ये देखे डबल लाइन में है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का मिला हुआ है, ठीक है। इसमें 2 त्रिभुज है, इसमें 2 का मिला के 1 किया हुआ है। एक यहाँ पर हो गया दोस्तों, एक देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 2 ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ भी देखिए 2 त्रिभुज को मिला हुआ है, दिख रहा है दोस्तों, प्लस में 1 कर देंगे, इतना हो गया दोस्तों। अब इसमें और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मिनट कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए प्लस में 1 करते हैं, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों, मेरे पास निकल गया। अब आगे इसमें देखते हैं आगे क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, समझ गए बात को। फिर यहाँ पर देखिए 2 हो गया दोस्तों, मेरे साथ बन गया अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए, दिखा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, अब ये वाला देखिए बड़ा वाला लेते हैं, इधर देखिए एक देखिए बड़ा वाला हो जाएगा, दिखा। उसी तरह ऊपर भी हो जाएगा एक बड़ा वाला, ठीक है, प्लस में 2 कर देते हैं। एक और होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला दिख रहा है दोस्तों, यहाँ हो गया। एक इसका अपोजिट वाला हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा। अब जरा काउंटिंग करते हैं, 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16 2 18 1 19। एक ट्रायंगल और कहीं घट रहा है दोस्तों, ये कहाँ घट रहा है आप देख सकते हैं, एक और कहीं घट रहा है दोस्तों, ये कहीं छूटा हुआ है, ठीक है। इसको आप देखिएगा ये कहाँ घट रहा है जो, ठीक है। इसको ध्यान नहीं पड़ रहा है दोस्तों, कहीं कंफ्यूज हो गए, ठीक है। एक ट्रायंगल कहीं घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 20 ट्रायंगल आ रहा है, एक ट्रायंगल कहीं घट रहा है, इसको ध्यान से देखिए मिल जाएगा दोस्तों एक ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 33 की ओर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कुछ बेन आरेख दिया हुआ है, कहता है जो या तो वॉलीबॉल खेलते हैं या तो केवल शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो वॉलीबॉल यहाँ, शतरंज यहाँ, तो केवल वॉलीबॉल 23, केवल शतरंज 43 था, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा दोस्तों, 4 2 6 66 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं दोस्तों। 34 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कुछ सीरियल वाइज इसमें दिया हुआ है, मतलब सीरियल वाइज है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें जो है 13 गुने 2 कीजिएगा, आप प्लस में जो है 26 और 3 29, 3 जुट रहा है। 29 गुना 2 कीजिएगा, आप प्लस में 3 कीजिएगा। 61 गुना में 2 कीजिएगा, आप प्लस में 3 कीजिएगा। उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो 509 गुना 2 1018, आप प्लस में 3 1021, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को, है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों 35 में ये क्या कर रहा है दोस्तों, नीचे वाला सी देखिए 18 प्लस में 3 जुट रहा है, ठीक है। 21 प्लस में 3 हो रहा है, 24 प्लस में 3 हो रहा है दोस्तों, 27 प्लस में 3 हो रहा है, ये तो नीचे वाला सीरीज में हो गया। 71 प्लस में 5 76 हो रहा है, 76 प्लस 5 81, 81 प्लस 5 86, 86 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 91,
91, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना में लग रहा है 6 किया हो दोस्तों, गुना में 6 किया हो, 9 6 54, ठीक है। इधर नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है प्लस में जो है 5 जोड़ा गया है, ठीक है, प्लस में 5 जोड़ा गया है। अगर यहाँ पर दोस्तों हम 4 से गुना करते हैं दोस्तों, 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 9 चौका 36 के 6 और 5 चौका 20 और 3 23, 236 हो रहा है दोस्तों, 236 ऑप्शन में भी है। और 236 में यहाँ पर देखिए 6 5 4, पहले 6 गुना किए, फिर 5 जोड़े, फिर 4 से गुना किए, अबरी कितना, अबरी 3 जुटेगा तो इसमें प्लस 3 जोड़ेंगे तो 39 आ रहा, देख रहे हैं, इसका मतलब 236 ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137, 137 में क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें जो है ये दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों, 1 और प्लस 1 करेंगे तो इज इक्वल टू 2 आ रहा है, फिर 1 प्लस 2 करेंगे इज इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं, फिर 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना, 5 आएगा। उसी तरह यहाँ भी कीजिए, 13 प्लस 8 कितना होगा, 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कहता करण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला, ठीक है, वहां से 90 डिग्री दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा और 1 किलोमीटर चला, तो कहता वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, करण का मुंह जो है दक्षिण की ओर था, करण का मुंह किधर था, दक्षिण की ओर था दोस्तों, इधर था, ठीक है, इधर था। कहता वो 2 किलोमीटर चला सीधा, 2 किलोमीटर चलते हैं सीधा, यहाँ आ गया 2 किलोमीटर, ठीक है, वहां से 90 डिग्री जो है दाएं घुमा, 90 डिग्री जो है दाएं घुमा, तो इसको दाएं घूमते हैं 90 डिग्री, कहता 2 किलोमीटर चला, फिर 2 फिर चल दिए, फिर वहां से 45 डिग्री जो है दाएं घुमा, 45 डिग्री जो है दाएं घुमा, ठीक है, दाएं घुमा दोस्तों, ठीक है, और 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तब कहता अपने घर से जो है, अपने घर यहाँ है, ठीक है, तो अपने घर से आप अपने आरंभिक स्थान से, सॉरी दोस्तों, अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा। देखिए तो आरंभिक स्थान से किस ओर है, देख रहे हैं दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आयत की संख्या काउंटिंग करना है दोस्तों, काउंटिंग कीजिएगा। इसमें जो है टोटल कितना आयत है बताइएगा दोस्तों, इसमें केवल हम कर रहे हैं, इसमें टोटल जो है 3 2 5 1 6 आयत है, कितना है दोस्तों, टोटल 6 आयत है। अब इसमें आते हैं दोस्तों, इसमें कितना आयत है दोस्तों बताइएगा, इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 3 आयत है, समझ गए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक हो जाएगा बड़ा वाला आयत हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा बड़ा वाला आयत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक जोड़ देते हैं दोस्तों। एक देखिएगा दोस्तों, यहाँ एक बीच में आ जाएगा, यहाँ देखिए, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 6 और 3 9 1 10 1 मतलब 11 आया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 40 की। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है, तो आर जो है ए साइड घूर जाएगा, ठीक है, तो आर घूरने वाला कहाँ है दोस्तों, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो आर घूरने वाला देखिए एक ही को है दोस्तों, देखिए ये आर और ये आर दोनों सेम लिखा हुआ है, ये एक ही को है, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पर तो कुछ मैंने यहाँ पर जल प्रतिबिंब निकाल दिया है, डी को देखिए, डी नीचे था तो डी ऊपर कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको इधर से इधर करना, ना कि ऊपर से नीचे नहीं करना है, गलत है, ठीक है, इधर से इधर करना है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 41 की ओर। हम देख रहे हैं दोस्तों, एक ट्रायंगल को देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल में क्या किया दोस्तों, इसको जो है उलट दिया है, ऊपर से नीचे कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से नीचे किया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है, ऊपर छोटा है, नीचे आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा दोस्तों, तो नीचे जो है, नीचे का लाइन बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी उलट जाएगा, तो उलटने के बाद ये लाइन है, छोटा वाला नीचे आ जाएगा, तो छोटा वाला नीचे कहाँ है दोस्तों, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ बड़ा वाला लाइन है, ये गलत हो गया पहले तो, ठीक है, यहाँ भी है, समझ गए। ये जो गोल वाला है दोस्तों, इसको यहाँ खिसका रहा है, ठीक है, और 2 से 4 बना रहा है, 2 से 4 बना रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 बन रहा है, तो यहाँ भी 2 से यहाँ आएगा तो 4 बन जाएगा, तो 4 कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 ही है, ये तो गलती हो जाएगा, 4 एक यहाँ है और 1 4 यहाँ है, ठीक है दोस्तों। ये आप आयत को देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ, ये आप आयत को देख रहे हैं, ठीक है, आयत तो गौर कीजिएगा, तो ये आयत जो है दोस्तों, इसको जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने पर देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, इसमें तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है आकृति को चुनिए जो बाकी सबसे अलग है, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अगर इसमें आते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इसमें आते हैं, तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है हम इधर घुमा रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं
इसको जो है हम दाएं ओर घुमा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें ही हो जाते हैं, तो यहाँ से इसमें जाने पर जो है यहाँ पर देखिए ये जो है मतलब लेफ्ट घूम रहा है, इसमें जो है राइट घुमा था, इसमें जो है लेफ्ट घूम रहा है। यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी जो है कहने का मतलब जो है ये भी जो है राइट घूम रहा है दोस्तों, राइट घूम रहा है ना, देखिए राइट घूम रहा है, ठीक है। तो ए वाला हो गया दोस्तों, और ये वाला लेफ्ट में ऑप्शन नंबर केवल सी ही आ रहा है दोस्तों, लेफ्ट वाला घूमने वाला जो है ऑप्शन नंबर केवल सी आ रहा है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर 3 आकृति है, यहाँ पर 4 आकृति है, यहाँ पर कितना आएगा 5 आकृति। तो 5 आकृति पहले चेक कीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है दोस्तों। आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी 5 ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी 5, 1 2 3 4 5 आकृति यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। 5 आकृति देखिए यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक गोला है दोस्तों, यहाँ पर एक गोला आउट कर दे, देख रहे हैं यहाँ पर एक गोला यहाँ पर है, और देखिए रेगुलर जो है ये गोला एकदम सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम कहीं इसमें है नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखिए 4 आकृति है, भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बच गया दोस्तों एक, यहाँ 1 और 2 बच गया है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अंदर लास्ट में देखो, लास्ट वन में गोला दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट वन में गोला है, ठीक है। अगवा देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में कहीं टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, लेकिन सब में जो है किसी न किसी रूप से जो है टच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 44 की ओर चलते हैं दोस्तों। इसको 4 भाग में बांटा गया है, ये पहले कागज दोस्तों, इसको इधर मोड़ते हैं, फिर इसको इधर से मोड़ देते हैं, फिर है ना, अब मोड़ने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक गोल से छिद्र कर देते हैं, तो इसको इधर से इधर खोलेंगे दोस्तों, तो एक छिद्र यहाँ भी आ जाएगा, फिर इसको जो है इधर से इधर एक खोलेंगे तो एक छिद्र यहाँ हो जाएगा, एक छिद्र यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कुछ घन दिया हो दोस्तों, कहता इसमें जो है 4 बिंदु का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 और ये 5 कॉमन दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है ना, 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसको क्लॉक वाइज घुमा दीजिए, तो 5 4 2 5 4 2, यहाँ 5 3 1 5 3 1, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। इसमें हम एक चीज पे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये दिख रहा है आयत, ठीक है। इसमें आयत देखिए, आयत इसमें है कहीं नहीं है, आयत नहीं है, आयत नहीं है, आयत देखिए एक को है दोस्तों, यहाँ पर देखिए है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 147 की ओर। जो 3 को वर्ग समूहित किया हुआ है, इसको जो है मिलान करके जो है इस तरह से करना है, ठीक है, समूहित करना है। पहला हम चेक करते हैं दोस्तों 1 4 7 1 4 7, हमें ठीक है, यहाँ जो है सब चतुर्भुज के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। 2 5 8 2 5 8, ये तीनों जो है दोस्तों 3D आकृति है, ठीक है, 3D आकृति से मतलब अर्ध गोला यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर बेलन हो गया, और ये जो है आप तो जानते हैं दोस्तों, ये जो 3D आकृति है 3 6 9 3 6 9, यहाँ देखिए सब ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो आगे आप मिलान करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 चेक करते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, कहता है ये वाला आकृति कहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं ये वाला आकृति जो है कहाँ दिख रहा है दोस्तों, बताइएगा। ये वाला आकृति हमें तो इसमें दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। 49 में कर रहा है दोस्तों, इसको जो है 180 डिग्री फॉर्म में इधर घुमाना है, ठीक है। तो 180 डिग्री फॉर्म में घुमाएंगे दोस्तों, पहले तो ये जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों ऐसे, ये तो पहले ऊपर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ऊपर इस तरह से केवल यहाँ और यहाँ है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, समझ गए। अब इसको जब घुमाइएगा दोस्तों, यहाँ से इधर ले जाइएगा, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, समझ गए, यानी ये पार्ट जो घूम करके इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट घूम के देखिए, ये वाला देखिए सेम टू सेम रह गया, इधर के इधर ही रह गया, क्या होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों 150 की ओर। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रेस्ट दिया हुआ, रेस्ट को मिलान करना है, जैसे 5 5 यहाँ दिया हो दोस्तों, तो 5 खोजिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ देखिए आर पर मिल रहा है ना, ठीक है, दोनों मिल रहा है आर पर दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्या था दोस्तों, अगला था 4 3 देखते हैं, 4 है और यहाँ पर 3 है,
RE पर मिल रहा है दोस्तों, E भी है, 4 मिल गया, ठीक है। 2 3, 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 2 देखते हैं और 3 देखते हैं। 3 कहाँ कट रहा है दोस्तों? S पर, तो S भी ठीक हो गया। 6 9 देखते हैं, 6 और 9, 6 9 देखिए, फिर S आ रहा है दोस्तों, ये तो गलत हो गया ला, ठीक है। पहला गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर S आ रहा है जबकि यहाँ पर T दिया हुआ है, गलत हो गया ना। उसी तरह मिलान कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C चेक करते हैं। 1 0, पहले इसको हम हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। 1 0, 1 और 0 R हो गया। 0 2, 0 और 2 E हो गया दोस्तों। 6 9, 6 और 9 S हो गया दोस्तों। 8 8, 8 हो गया दोस्तों, यहाँ पर 8 हो गया, कहाँ कटा? C पर। 8 और 8, 8 8 C पर कट रहा है दोस्तों, ये भी गलत हो गया, लीजिए सब गलत हो रहा है। तो अगला भी उसी तरह चेक कीजिएगा दोस्तों। तो चेक करने पर क्या आएगा देखिए आगे। 5 5 है, 5 5 देखिएगा, 5 और 5 R आ रहा है। 2 2, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, E आ रहा है दोस्तों। 9 9, 9 हो गया, ये 9 हो गया, S हो गया, S। 3 3 देखिए दोस्तों, 3 कहाँ? यहाँ पर 3 है और एक 3 यहाँ T पर आ गया, देखिए तो ये बिल्कुल सही हो गया, रेस्ट हो गया ना। ऑप्शन नंबर C जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपसे तो एक ही आशा रहता है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।